दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विथ अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो सभी भाइयों का, सभी साथियों का, सभी दोस्तों का स्वागत है आज के सेशन में। जल्दी से भाई आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को शुरू कर रहे होंगे। ठीक है। नरसी गुज्जर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जतिन जुड़ चुके हैं, गौरव, योगेंद्र, धर्मेंद्र, मुकेश, ठीक है, राजू, विक्रम, डेविड, मनदीप, प्रदीप, अरुण, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सभी भाइयों का भैया स्वागत है, अभिनंदन है। तो आपको पता है जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन। आज उसी का दूसरा पार्ट है। पिछली क्लास में हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, यानी कि वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग जो है ध्वनि प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ध्वनि प्रदूषण। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन पिछली बार जो है यहाँ से भी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। तो आज की क्लास हमारी जो रहने वाली है वो नॉइज पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण के बारे में रहने वाली है। क्या है, ठीक है, साथ ही साथ जो सरकार है उसके द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए। साथ ही साथ वायु प्रदूषण वाला भी हम लोग देखेंगे कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। ठीक है भाई। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। आइए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, हल्का टॉपिक है ये। ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें परसेंटेज की, कहाँ कहाँ से आपका जो नॉइज पोल्यूशन है ये आपका होता है। ठीक है, यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण है उसमें किस क्षेत्र का जो हिस्सा है ये कितना है। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि रोड से, साउंड से, नेबर, रोड ट्रैफिक, एयर कंडीशनर, वर्कशॉप, मार्केट, रोड क्लीनिंग, वेस्ट गैदरिंग, म्यूजिक, अदर ट्रेड्स, एनिमल्स। तो मतलब ये परसेंटेज दिखाया गया है। क्या ये परसेंटेज आपको याद करना है? नहीं भाई, एक समझने के लिए। तो आप देखोगे 13% के आसपास जो नॉइस पोल्यूशन होता है वो किससे होता है भैया? रोड ट्रैफिक से होता है। किससे होता है? रोड पर चलने वाले ट्रैफिक से होता है। और हम लोग इसी के बारे में क्या करते हैं भैया? इसी के बारे में अध्ययन करते हैं। रोड सिंबल्स और साइन कब पढ़ेंगे? हो गया है भैया। आप पिछली क्लासेस देखिए तो आपको पता चलेगा कि सिंबल्स और साइन हो गया है। ठीक है। तो ये ध्वनि प्रदूषण है। अगर मैं आपसे कहूं ध्वनि प्रदूषण का तात्पर्य क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ध्वनि प्रदूषण का जो तात्पर्य है वो क्या है, तो आप क्या बताओगे? ध्वनि प्रदूषण का तात्पर्य क्या बताओगे? तो आप कहोगे ध्वनि प्रदूषण भाई अत्यधिक शोर या एक निश्चित स्तर से अधिक ध्वनि का होना। ठीक है। आप कहोगे ध्वनि प्रदूषण क्या है भाई? अत्यधिक शोर है, अत्यधिक शोर या निश्चित स्तर से अधिक ध्वनि का होना। अधिक ध्वनि का होना। भाई ध्वनि तो जरूरी है, यानी कि साउंड तो जरूरी है। जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूं तो भाई साउंड के थ्रू ही कम्युनिकेट कर पा रहा हूं। अभी अगर मैं कुछ बोलूं ही ना तो क्या आपका और हमारा कम्युनिकेशन हो पाएगा? तो क्या ये पॉल्यूशन है? नहीं भाई, ये पॉल्यूशन नहीं है। जब एक ध्वनि साउंड क्या होगा, एक निश्चित स्तर से अधिक हो जाएगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? तब उसको हम लोग बोलेंगे पॉल्यूशन। ठीक है। अब बात करते हैं, अगला हेडिंग डालिएगा ध्वनि प्रदूषण के कारण। ये हेडिंग इसी में लिख दिया है। ठीक है। अगला हेडिंग आप डालेंगे ध्वनि प्रदूषण के कारण, यानी कि कारण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि भाई बताइए ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं भाई ध्वनि प्रदूषण के? तो पहला तो देखिए इसमें कारण क्या है भाई? पहला तो है आपका औद्योगिकरण। औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्री जो सेटअप वगैरह हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आपका हो जाएगा। ठीक है। तो पहला आपका हो जाएगा औद्योगिकरण। ठीक है, औद्योगिकरण। दूसरा आप क्या कहोगे? जैसे कि मतलब जय नए नए जैसे उद्योग धंधे लगते हैं तो वहां पे क्या होता है भाई? जैसे आप अभी देखोगे कि भाई औद्योगिक जो क्षेत्र है उसमें जो नॉइस का मानक है, स्टैंडर्ड है, वो क्या है? दिन का, क्या है? रात का है। तो जब औद्योगिकरण होता है तो उसके कारण क्या होता है? नॉइस पोल्यूशन बढ़ता है। इसके अलावा जैसे कि आपका शहरीकरण हो गया। शहरीकरण, नए नए शहर बस रहे हैं तो उसके कारण भी आपका क्या होता है? नॉइस पोल्यूशन होता है। इसके बाद आपका तीसरा हो गया
वाहन एवं परिवहन, वाहन एवं परिवहन, ठीक है। यानी कि जो वाहन चलते हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके कारण क्या होता है भाई, उसके कारण हमारा नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है। अब बात करें अगला जो है, तो अगला है आपका कृषि गतिविधियां। अगला जो होते हैं कृषि गतिविधियां, कृषि गतिविधियां, यानी कि जो कृषि से क्या होता है, कृषि से शोर होता है। तो हमारा जो मेन फोकस है, हमारा मेन फोकस क्या है भाई, हमारा मेन फोकस है वाहन एवं परिवहन। क्या है, वाहन एवं परिवहन, यानी कि वाहन से जो शोर निकलता है। तो आप कहोगे वाहन से कैसे शोर निकलेगा, ठीक है। जैसे कि वाहन से कैसे शोर निकलेगा, जैसे सबसे पहला तो है भाई इंजन का शोर, इंजन का शोर, पहला आपका क्या हो गया, पहला हो गया आपका इंजन का शोर। इसके बाद जब देखो, जब लोडेड ट्रक वगैरह जब रोड पर चलते हैं तो टायर से एक अलग तरीके की ध्वनि आती है। तो दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, टायर का शोर, टायर का शोर, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका वाहन, वाहन की खराब स्थिति, वाहन की खराब स्थिति के कारण शोर, खराब स्थिति के कारण शोर। खराब स्थिति का मतलब क्या हो गया भाई, खराब स्थिति का मतलब जैसे कि आपके वाहन में क्या है, ढीले पार्ट्स हैं, वाहन में क्या है भाई, ढीले पार्ट्स हैं, ढीले पार्ट्स, मेंटेनेंस आप नहीं करा रहे हो, खटमट खटमट। देखो जब ट्रैक्टर की ट्रॉली वगैरह जब खाली रहती है, या जो है आप देखो ट्रक की ट्रॉली खाली रहती है, तो खट 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 अलग तरीके की आवाज क्या करती है, करती है, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है, अगला है आपका साइलेंसर, साइलेंसर या मफलर, साइलेंसर या मफलर का शोर, साइलेंसर या मफलर का शोर। साइलेंसर के कारण या मफलर के कारण आपका शोर उत्पन्न होता है। जैसे कि मान के चलो आपने नई नई बुलेट खरीदी और आपको लग रहा है कि यार इसमें तो आवाज ही नहीं है, ठीक है। तो आवाज निकालने के लिए आप क्या करोगे, अलग तरीके का साइलेंसर लगवा लोगे। तो जब अलग तरीके का साइलेंसर आप निकलवा लोगे, अलग तरीके का साइलेंसर आप लगवा लोगे, तो भाई क्या होगा, तो आपका शोर क्या होगा, ज्यादा उत्पन्न होगा। शोर आपका क्या होगा भैया, ज्यादा उत्पन्न होगा। तो इसके कारण आपका शोर उत्पन्न होता है। अगला जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कई परीक्षाओं में जो है किससे लिखा जाए, कई परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है कि ध्वनि की तीव्रता को नापने की जो इकाई है, क्योंकि भाई जब आप साउंड कैसे डिसाइड करोगे कि ये जो ध्वनि है ये प्रदूषण करने वाली ध्वनि है या नॉर्मल ध्वनि है, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, ध्वनि की तीव्रता, तीव्रता को मापने की इकाई क्या है भैया बताइए। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई यानी कि यूनिट, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता को जो मापने की इकाई है वो है आपकी डेसिबल। क्या है भैया, वो है आपकी डेसिबल। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं डीबी। तो ये आप ध्यान रख लेना, ये भी प्रश्न जो है पूछा जाता है, क्योंकि ध्वनि की तीव्रता को आप माप पाओगे, ध्वनि की तीव्रता को भैया आप माप पाओगे तभी तो आप डिसाइड करोगे कि कौन सी ध्वनि प्रदूषक है, कौन सी ध्वनि प्रदूषक नहीं है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपको, ये नॉर्मल पॉइंट्स हो गए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ से इसको हटा दीजिए, ध्वनि प्रदूषण के कारण, कारण तो मैं वहां लिखा दिया आपको, तो यहाँ से ये वाला हेडिंग हटा दीजिए, ठीक है। ये हेडिंग मैंने पीछे बता दिया क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी। तो अब बताइए जैसे कि विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जन, विभिन्न जो सोर्स हैं उनकी ध्वनि की रेंज क्या है, ये एक जनरली होता है आपको आइडिया लगाने के लिए, ठीक है। कि अगर हम भाई फुसफुसा के बात कर रहे हैं तो 20 dB, सामान्य बातचीत 60 dB, मोटर बाइक 95 dB तक, शहरी यातायात 85 dB तक, डीबी मतलब डेसिबल तक। इसके बाद आतिशबाजी 140 dB तक जो ध्वनि उत्पन्न करता है, और जेट इंजन जो है 140 से 150 dB तक, 140 से 150 dB तक नॉइज जो है उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं भाई कि मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें से कौन सा नॉइस पोल्यूशन कर रहा है, नॉइस पोल्यूशन इसमें से कौन सा कर रहा है। ये शहरी यातायात कर रहा है, मोटर बाइक कर रही है, सामान्य बातचीत, आतिशबाजी या जेट इंजन, या
जेट इंजन। तो आप कैसे डिसाइड करोगे? तो भाई कोई ना कोई हमने क्या तय किया होगा, कोई ना कोई हमने स्टैंडर्ड तय किया होगा। हमने कोई ना कोई हमने क्या तय किया होगा, स्टैंडर्ड, कि भाई अगर इसके ऊपर अगर ध्वनि जाएगी, इसके ऊपर अगर ध्वनि जाएगी तो क्या होगा भैया, तो आपका उसे ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा, नॉइज पोल्यूशन माना जाएगा। तो ये कौन डिसाइड करता है भाई? ये डिसाइड किया डब्ल्यूएचओ ने। ये डिसाइड किया, यहाँ पे जगह है, यहीं पे लिख लो, यहीं पे आप लिख लो, जगह है एक ही पेज में, कि भाई डब्ल्यूएचओ के अनुसार 70 से 80 डीबी से कम ध्वनि, यहाँ पे लिख लो आप, डब्ल्यूएचओ डब्ल्यूएचओ के अनुसार 80 डीबी, कहीं कहीं पर आपको 70 से 80 डीबी लिखा रहेगा, 70 से 80 डीबी। डब्ल्यूएचओ के अनुसार 80 डीबी से कम ध्वनि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती। 80 डीबी से कम ध्वनि अगर है, कम ध्वनि स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती है। ठीक है, तो ये किसने कहा? डब्ल्यूएचओ ने। मतलब इसके ऊपर जो ध्वनि जाएगी वो किस में आएगी भैया? वो नॉइस पोल्यूशन में आएगी। वो किस में आएगी? वो आपकी आएगी नॉइस पोल्यूशन में। डब्ल्यूएचओ के बारे में आपको पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कब हुई थी? 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये यहाँ पे आप हेडिंग डाल लो, डब्ल्यूएचओ। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, और इसके जो प्रमुख हैं वो इस समय कौन है? ठीक है, इनका कार्यकाल था पहले 2022 तक, फिर 2022 में इनके कार्यकाल को कब तक बढ़ा दिया गया? 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो इसके जो अभी अभी करंट समय में आप देखोगे प्रमुख हैं, तो वो कौन है? वो है आपके टेड्रोस। अब बाकी भाई इंग्लिश में इसको क्या प्रोनाउंसिएशन है वो नहीं बता सकते। टेड्रोस, ठीक है, अधानोम, अधानोम गवेरियस, गवेरियस। तो वो इस समय क्या है भाई? ये इस समय जो है डब्ल्यूएचओ के प्रमुख है। तो कुछ ये इतनी चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। सर ब्रेक में कितने प्रेशर के बाद? नहीं पता भैया, कितने प्रेशर के बाद ब्रेक लगना शुरू होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, इस रेंज आपने पढ़ ली, अब बात करते हैं डब्ल्यूएचओ के अनुसार ध्वनि प्रदूषण मानक। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यूएचओ ने तो एक कॉमन स्टैंडर्ड तय कर दिया कि भाई 80 डीबी, मतलब 80 डीबी से कम या 70 डीबी से कम आपका ध्वनि ध्वनि प्रदूषण नहीं माना जाएगा। लेकिन विभिन्न क्षेत्रों के लिए भी उसने क्या किए भाई? अलग अलग मानक तय किए कि भाई आप किस एरिया में हो वहां पर स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। और यहां से जो प्रश्न है ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2022 की परीक्षा में पूछा गया था। जब आप पेपर देखेंगे तो आपको जो है दिखेगा कि भाई जो है यहाँ से प्रश्न क्या किया गया है भाई? यहाँ से प्रश्न जो है पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो वो इस टॉपिक का यही है। ठीक है, चलिए तो इसमें बात करें डब्ल्यूएचओ के अनुसार ध्वनि प्रदूषण के मानक क्या है। तो आप कहोगे अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में हो, इंडस्ट्रियल एरिया है कोई, तो वहां दिन के समय, दिन मतलब 6 बजे से 10 बजे रात तक 75 डीबी से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, और रात्रि के समय इंडस्ट्रियल एरिया में कितना होना चाहिए? 70 डीबी से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर कॉमर्शियल एरिया है, कॉमर्शियल एरिया की जैसे मतलब मान के चलो मार्केट वगैरह है, बाजार वगैरह है, जहां पर कोई मतलब व्यापारिक गतिविधि होती है, जैसे सब्जी सब्जी वो क्या बोलते हैं, सब्जी की बाजार लगती है, तो वहां पे एक कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है। तो व्यापारिक एरिया में, यानी कि जहां पे कॉमर्शियल एरिया है, वहां पर दिन के समय 65 डीबी और रात्रि के समय कितना होना चाहिए? रात्रि के समय 55 डीबी। इसके बाद आवास की बात करें, रेसिडेंशियल,
रेसिडेंशियल एरिया है मतलब कॉलोनी वगैरह है जहाँ पे लोग निवास करते हैं, तो दिन के समय 55 dB और रात्रि के समय कितना होना चाहिए 45 dB। मतलब ये मानक तय कर दिया, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। बाकी होने को तो इंडिया में कुछ भी हो सकता है। शांत क्षेत्र, शांत क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे कि आपका हॉस्पिटल के पास हो गया या स्कूलों के पास हो गया, तो ये सारे एरिया किस में आते हैं, शांत क्षेत्र में आते हैं। तो शांत क्षेत्र में क्या होना चाहिए भाई, दिन के समय 50 dB तक और रात्रि के समय 40 dB से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 40 dB से अधिक नहीं होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। इंडस्ट्री मतलब सिंपल सा याद करने का तरीका देखो क्या है, दिन के समय ये तो याद कर लो क्रम कि उद्योग, व्यापारिक, आवास और शांत क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल और क्वाइट जोन। इसके बाद क्या है, दिन के समय याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि घटाते जाओ, पहले 10 घटाओ भाई, 75 में से 10 गया 65, फिर 65 में से 10 गया 55 और फिर 55 में से 5 घटा दो। यानी कि 2 बार आपको 10 घटाने हैं और 1 बार आपको क्या करना है भैया 5 घटाना है। तो अगर जब आप इतना ये वाला याद कर लोगे तो इसमें क्या है भाई, इसमें आप कम कर दो, 5 कम कर दो, ठीक है, इसमें आप 10 कम कर दो, इसमें आप क्या कर दो 10, इसमें 10, यानी कि पहले में 5 कम करना है, बाकी दिन वाले से सब में क्या कम कर देना है, 10 कम कर देना है। तो मतलब याद करने का तरीका जैसे कि उद्योग है, ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, व्यापारिक है, आवास है, शांत क्षेत्र है। तो पहले भैया 10-10 कम करो दिन वाला याद करने के लिए, 75 में से 10 गया 65, 65 में से 10 गया 55 और फिर 5 कम कर दो। और उसके बाद रात्रि वाला याद करने के लिए, दिन वाला याद हो गया तो रात्रि में पहले में 5 घटा दो और बाकी सब में क्या कर दो, बाकी सब में 10 घटा दो। तो अगर इस तरीके से आप याद करोगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका ये याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। मतलब ह्यूमन हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कोई मतलब प्रभाव तो बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, तो क्या क्या प्रभाव इससे हो सकता है, आपसे ऑप्शन में भाई कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव है, कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, तो आप क्या बताओगे। तो ध्वनि प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो पहला तो है भैया हाई बीपी। अगर आप बहुत ज्यादा लाउड ध्वनि के संपर्क में लगातार रहते हो तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की क्या हो सकती है भाई, समस्या हो सकती है। तो पहला है आपका हाई बीपी, पहला है आपका क्या, हाई बीपी। दूसरा है आपका मेंटल स्ट्रेस, दूसरा आपका क्या है भाई, मेंटल स्ट्रेस यानी कि मानसिक तनाव। दूसरा आपका क्या है, मानसिक तनाव। ठीक है, जिसे आप कह सकते हो मेंटल स्ट्रेस। ठीक है, और अगर एक लिमिट से जो ध्वनि है वह अधिक हो जाती है तो आपको क्या हो सकता है भैया, बहरापन। ठीक है, बहरापन, या इसी को क्या बोल सकते हो भाई, श्रवण हानि, बहरापन या श्रवण हानि। इसके बाद और क्या हो सकता है भैया, और हो सकता है आपको नींद की समस्या। भाई जब बहुत अधिक संपर्क में रहोगे तो नींद की समस्या आप हो सकती है। आपका अगला पॉइंट है नींद की समस्या। ठीक है, इसके बाद पांचवा आपका है, हाँ भाई हाई बीपी मतलब हृदय की समस्या ही है। चलिए आप कह रहे हैं तो मैं लिख दे रहा हूं, हृदय संबंधी समस्या यानी कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। क्या है भाई, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, अब इसके आपको बहुत डिटेल में ही जाना है कि भैया कैसे हमारा हाई बीपी बढ़ेगा, वो तो इतना आपको जानना है कि भाई इतनी समस्या जो है आपको हो सकती है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लैरिटी है, यहाँ तक कुछ खास चीजें नहीं थी। ठीक, मतलब कुछ खास का इस चैप्टर में भी कुछ खास नहीं है। अब बात करते हैं प्रोविजन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग नॉइस पोल्यूशन, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में किए गए प्रावधान। अब भाई जैसे कि अभी आगे इसी इसी क्लास में मैं आपको कुछ जो है एयर पोल्यूशन भी पढ़ा दूंगा, एयर पोल्यूशन के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, हो सकता है इस संडे को आपकी क्लास चले क्योंकि नेक्स्ट जो वीक में एक दिन मैं छुट्टी पे रहूंगा। ठीक है, तो इस संडे में आपकी क्लास ले लूंगा, तो उसमें मैं आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। उसके लिए भी ढेर सारी योजनाएं जो है वो आपकी सरकार, जो केंद्र सरकार है वो चलाती है। ठीक है,
तो केंद्र सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में जो किए गए प्रावधान हैं वो कौन कौन से हैं भाई, उसको आइए समझते हैं। तो पहला है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब अगर भाई चलिए तो यहीं पे आप लिख लीजिए, सीपीसीबी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। चलिए भाई, इसके बारे में अगर कुछ आपको पता है तो बताइए। इसकी जो स्थापना है ये कब की गई, क्या कोई बता सकता है भैया? आप लोग पढ़ चुके होंगे ये सारी चीजें। कल क्लास चले, कल नहीं चलेगा भैया, आप मैं कुछ बोलता हूं तो आप उसको सुना करिए। संडे को आपका क्लास चलेगा, एक एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है, संडे को, क्योंकि नेक्स्ट वीक में 22 अप्रैल को मैं क्लास नहीं लूंगा। तो उसी की पूर्ति के लिए आपका जो है संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास चल जाएगा, 22 अप्रैल को आपका क्लास नहीं चलेगा, ठीक है भाई। सर जी ये कर्म बुक में पता नहीं क्या लिख रहे हो भाई, कृष्ण के लिए क्या लिख रहे हो यार? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कलेजे को ठंडक मिली दोस्त, हिंदी में लिख दिया, ठीक है। नहीं भाई जतिन भैया, इसके बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं है कि एसएससी ने क्या किया है, ठीक है। चलिए 1974 बता रहे हैं एस्पिरेंट वरुण, 1974 दिल्ली, बिल्कुल सही है भाई। 1986 नहीं सही होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना है वो की गई जल प्रदूषण, जल जो अधिनियम था 1974, ठीक है। तो आप लिखोगे इसकी स्थापना, इसकी स्थापना जल अधिनियम, जल अधिनियम 1974 के तहत कब की गई भाई? सितंबर, सितंबर 1974 में की गई, सितंबर 1974 में की गई। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है भैया? दिल्ली में। इसका जो एचक्यू है ये आपका कहाँ है? न्यू दिल्ली, ठीक है। इस समय इसके जो चेयरमैन हैं कौन से हैं भाई? चेयरमैन किसी को पता है भैया तो बताइए। चेयरमैन के बारे में अगर किसी को पता है बताइए। नहीं भैया, हम जिम नहीं जाते हैं, ठीक है। ये हैं आपके अभी अमनदीप गर्ग, अमनदीप गर्ग, करंट समय के, करंट में जो है सीपीसीबी के जो चेयरमैन हैं ये कौन है भैया? ये हैं अमनदीप गर्ग। तो इतना आप जानकारी जो है याद रखो, ठीक है, सीपीसीबी से। तो सबसे पहला तो जो अब देखो, केंद्र सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में किए गए प्रावधान क्या थे, इसमें सबसे पहले तो क्या की गई भाई? अब देखो ये थियरी है, ठीक है भाई, अब इसको मैं लिख के नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, कि भाई ये थ्योरी है, ये थोड़ा सा आपको पीडीएफ से ही पढ़नी पड़ेगी, ये थोड़ा सा आपको पीडीएफ से ही पढ़नी पड़ेगी। ध्यान देंगे, बाकी जो भी पॉइंट होगा हाईलाइटेड मैं जो है उसको क्या कर दूंगा भाई? उसको हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। देखिए, तो यह बोर्ड शोर के, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या है भाई? यह बोर्ड शोर के स्तर को ट्रैक करने, शोर के स्तर को मतलब स्तर क्या है, कहां पर किस जगह पर, उसको ट्रैक करता है। मानकों को निर्धारित करने,
यानी कि जो स्टैंडर्ड है साउंड का वो क्या रखना है, ठीक है। जैसे क्लबों में या डीजे में कितना डेसिबल तक आपका जो स्टैंडर्ड है वो सेट कर दिया, इससे ऊपर आप नहीं उसको कर सकते, ठीक है। एवं राज्य इकाइयों के माध्यम से क्या करना, शोर को नियंत्रित करना, ठीक है। हाँ भैया, कल क्लास नहीं चला था, कल क्लास नहीं चला था, इस संडे को आपका क्लास चलेगा और नेक्स्ट वीक में 22 तारीख को मेरा क्लास नहीं चलेगा, ठीक है भाई। मुझे कहीं जाना है तो पहले से बता दे रहा हूँ। इसके बाद बात करें, इस बोर्ड के अंतर्गत मैनुअल निगरानी प्रणाली विकसित की गई है जो शहरों में शोर के स्तर को क्या करती है, ट्रैक करती है। सीपीसीबी ने क्या किया भाई, ए मैनुअल मॉनिटरिंग सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड अंडर दिस बोर्ड विच ट्रैक नॉइस लेवल्स इन सिटी। एक मैनुअल जो है मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया जिसके तहत किसी भी शहर में कितना जो है शोर हो रहा है, नॉइस लेवल हो रहा है, उसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1900, इसको चाहे 86 बोलो भैया, चाहे क्या बोलो 87 बोलो, इसको चाहे 86 बोलो चाहे क्या बोलो 87 बोलो, ठीक है। वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम ये आपका है भाई 1981। कोई एक बार क्लियर करे भाई, ठीक है। ये 1987 नहीं होगा, ये आपका माई थिंक जो है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1981 होगा। 1900 कितना होगा भैया, 1981। एक बार आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा कि 1981 है कि 86 है कि 87 है। तो ये वायु प्रदूषण से संबंधित है। इस अधिनियम की धारा 2A में वायु प्रदूषण की परिभाषा और शोर शामिल है, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग नॉइस पोल्यूशन के लिए, तो जो वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम है, इसकी जो धारा 2A है, इसमें वायु प्रदूषण की परिभाषा है, साथ ही साथ शोर यानी कि जो नॉइस है उसको भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक है। इतना क्लियर है। 1981 होगा भाई, मुझे लग रहा था कि 1981 ही होगा, ठीक है भाई। चलिए तो इसको 87 हटा के 81 कर लीजिएगा। अगला है नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000। ये प्रश्न है कि भाई ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण कानून कब लाया गया, ठीक है। मतलब ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण जो अधिनियम है या नियम है ये कब आया, तो आप कहोगे सन 2000 में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 यानी कि ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000। अब ये नियम क्या कहता है भाई, देखिए मैं हाईलाइट करता चल रहा हूं दोस्त, आप देखते चलिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें लिख के पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। एक क्लास की चीज आपको 2 क्लास में ले जानी पड़ेगी, ठीक है। तो कोई उसका मतलब नहीं है, बस और कोई बात नहीं, मैं सारी चीजें लिख के ही पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आदेश जी आपका। तो केंद्र सरकार वर्ष 2000 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की गई शक्तियों का प्रयोग करके सार्वजनिक स्थलों पर विभिन्न स्रोतों द्वारा होने वाले ध्वनि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000 क्या किया गया भैया, 2000 आपका अधिनियमित किया गया। कब अधिनियमित किया गया, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम सन 2000 में, सन 2000 में, ठीक है। सर डीबी वाला कर्म रूग, पता नहीं क्या लिख रहे हो भाई, कर्म रूग मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिख रहे हो इतनी देर से आप। डीबी वाला कर्म रूग है कौन सा, हम माने ये जो इंग्लिश वाला भाई होगा जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा, ठीक है। अब इस अधिनियम में क्या किया गया, तो इस अधिनियम के जो नियम 5 है, थोड़ा सा समझो यार, क्योंकि ये सारी चीजें लिख के थोड़ा सा पढ़ाना बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, बाकी जो समझदार होगा समझेगा, बाकी जिसको नहीं समझना नहीं समझेगा, क्या कर सकते हैं। तो जो ये अधिनियम है, ये अधिनियम आपका जो ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000 है, इसका नियम 5 के तहत लाउड स्पीकरों सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के प्रयोग को क्या किया गया, प्रतिबंधित किया गया। वर्ष 2010 में क्या किया गया भाई, इस नियम में संशोधन करके, अब आपसे पूछेगा कि भैया जो आपका ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण अधिनियम में संशोधन कब किया गया, तो आप कहोगे सन 2010 में इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया। सन 2010 में इसमें संशोधन कर दिया गया। तो पहले लाउड स्पीकर
और जो सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के थे उनको शामिल किया गया था। लेकिन इसके बाद वर्ष 2010 में इस नियम में संशोधन करके ध्वनि पैदा करने वाले उपकरणों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, पर क्या किया गया भैया, प्रतिबंध लगाया गया। आप भी देखो आजकल जो शादी वादी होती है तो 10 बजे तक डीजे बजाने की क्या है, अनुमति है, 10 बजे तक। उसके बाद कहते हैं भैया नहीं बजा सकते आप डीजे। हालांकि बजाने को देखो बजाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नियम कानून है वो कितने बजे तक का है भाई, 10 बजे तक का ही है। कितने बजे तक का है, 10 बजे तक का है। तो ये सारी चीजें हुई किसमें, ये सारी चीजें हुई ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम, यानी कि नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000। इसमें संशोधन कब हुआ, अमेंडमेंट कब हुआ, 2010 में। ये 2 पॉइंट आपको इससे याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, अगर बजाना ही चाहते हो भैया, बहुत तलब लगी हुई है या बहुत बड़े घर की शादी है, कहेंगे नहीं हम तो 12 बजे तक बजाएंगे। तो अगर बजाना है तो आपको क्या करना है, इन उपकरणों के इस्तेमाल करने के लिए आपका जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त एवं पुलिस उपाधीक्षक स्तर या उससे ऊपर स्तर के अधिकारियों से क्या लेनी होगी भैया, अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। क्या प्राप्त करना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, अगर आपको मतलब बहुत बजाना ही है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। चलिए चलिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, क्योंकि भले टाइप्ड है लेकिन एक एक पॉइंट में आपको क्या कर रहा हूं, समझाता चल रहा हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, राज्य सरकारें जितनी हैं, राज्य सरकारों के पास सांस्कृतिक या धार्मिक उत्सवों के अवसर पर क्या है भैया, सीमित अवधि, जो कि एक कैलेंडर में 15 दिनों से अधिक नहीं हो सकती। मतलब जो है, जो भी राज्य सरकार है वो अगर किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम का मतलब कर रही है, मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है या किसी धार्मिक उत्सव का आयोजन कर रही है, तो उसमें इनको छूट है। लेकिन एक कैलेंडर वर्ष में, जो भी मतलब एक साल में 15 दिनों से अधिक नहीं हो सकती। मतलब इसमें 15 दिनों के लिए इनको छूट है कि ये भाई किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, मतलब राज्य सरकार कर रही है, या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, तो 15 दिन के लिए, मतलब साल भर में, एक कैलेंडर वर्ष में 15 दिन के लिए इन नियमों का क्या है भैया, छूट है। ठीक है, चलिए सर हम ढाणियों में रहते, कोई किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है यार, लेकिन हमको जो नियम कानून है वो थोड़ा पढ़ने पड़ेंगे ना। आपको आप देखे हो कभी कि नॉइस पोल्यूशन की वजह से किसी के ऊपर जुर्माना हो गया, लेकिन भाई जो नियम कानून है वो हमको पढ़ने पड़ेंगे। अगला देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नॉइस पोल्यूशन 2005। ठीक है, तो ये आपका ये यहाँ पे 2005 कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा भैया, 2005। ठीक है, तो भाई शोर अधिनियम 2000, यानी कि नॉइज नॉइज जो एक्ट है 2000 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुलाई 2005 में, जुलाई 2005 में एक ऐतिहासिक फैसला किया गया। मतलब इन्होंने वही सिंपल समझो, जो पटाखे वटाखे आप देखते हो ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, वो किया, ऐसा किया, यही सब चीजें, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो उस समय तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश आरसी लोहाटी एवं जस्टिस अशोक थान की खंडपीठ द्वारा लाउड स्पीकरों और हार्न के इस्तेमाल पर क्या किया गया, व्यापक फैसला दिया गया। इसमें यानी कि जो फैसला दिया गया, पहले इसके पहले पटाखों वगैरह पर कोई वैसा नहीं था, तो इसमें क्या किया गया, पटाखों, लाउड स्पीकरों और वाहनों से होने वाले शोर आदि को भी क्या कर दिया गया, कवर कर दिया गया। तो मतलब सिंपल आपको इतना याद रखना है कि भाई जो भी आपका ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट है उस पे अपना फैसला कब दिया, मतलब बहुत डिटेल में चीजें पूछेगा तब आपसे ये पूछेगा। ठीक है, कि अपना फैसला कब दिया, तो कब दिया भैया, 2005 में। उस समय जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई, तो उस समय मुख्य न्यायाधीश थे आपके आरसी लोहाटी। ठीक है, और जस्टिस उनकी मदद कौन कर रहे थे, अशोक थान। तो इन्होंने क्या किया, फैसला दिया इन सारी चीजों पे। आगे बढ़ते हैं, इसके अनुसार सार्वजनिक स्थानों, जितने भी सार्वजनिक स्थानों, इस फैसले में था क्या, 2005 में ये जो फैसला दिया गया मुख्य न्यायाधीश आरसी लोहाटी द्वारा, इस फैसले में क्या था, इस फैसले में था कि सार्वजनिक स्थानों, जितने भी सार्वजनिक प्लेस हैं, यानी कि पब्लिक प्लेस है, भैया तुम बंद कमरे में अपना म्यूजिक बजा रहे हो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितने भी पब्लिक प्लेस हैं उसमें क्या है भाई, आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर, मतलब जितनी भी आपात स्थिति, मतलब कोई इमरजेंसी सिचुएशन को छोड़कर रात 10 बजे
एवं सुबह 6 बजे के मध्य लाउड स्पीकरों के प्रयोग पर क्या किया गया भाई, प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो जो इन्होंने फैसला दिया वो क्या दिया भैया, कि रात के 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक आप सार्वजनिक स्थानों पर क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसी भी कोई शोर वाली गतिविधियां आपात स्थिति को छोड़कर आप नहीं कर सकते हैं। तो यही जो नियम कानून है धीरे धीरे अब इसका शहरों में देखो, गांव में तो नहीं, शहरों में देखो जो होता है इम्प्लीमेंट हो रहा है कि भाई 10 बजे तक जो है आप अपना शादी ब्याह जो है निपटा लीजिए। 10 बजे के बाद सार्वजनिक स्थान पर, यानी कि रोड वगैरह पर जैसे बारात लेके चलते हैं तो वहां पर आपको डीजे नहीं बजाना है। ठीक है। सार्वजनिक स्थानों के तहत, अब सार्वजनिक स्थान में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो सार्वजनिक स्थानों के तहत अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों, अदालतों, मतलब इसमें कई भी हैं, आदि को क्या किया गया है, घोषित किया गया है। ठीक है। चलिए, मत पढ़ना भाई, अगर आपको नहीं पढ़ना आप मत पढ़िए। ठीक है, अगर समझने का प्रयास करोगे तब समझ पाओगे, बाकी ये घुट्टी नहीं घोर के तुमको पिला दूंगा यार। ठीक है, चलो अब देखो, जो संशोधन हुआ था वो यही हुआ था कि वर्ष 2010 में, वर्ष 2010 में क्या हुआ भाई, वर्ष 2010 में संशोधन करके इस अधिनियम में पटाखे एवं ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उपकरणों, जैसे ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उपकरणों शब्द को क्या कर दिया गया भाई, शब्द को शामिल कर दिया गया। ठीक है। और इसी संदर्भ में कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा भी क्या जारी किया गया, दिशा निर्देश जारी किया गया। दिशा निर्देश जो है आपको क्या किया गया, जारी किया गया। तो ये पॉइंट अब बताओ इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया। ठीक है भाई, अब इस पॉइंट से अभी बताइए, अभी आगे और है, लेकिन कुछ बेवकूफ टाइप के लोग हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक पॉइंट ना समझ में आए तो चलो समझ में आता है यार, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब बताओ इसमें तुमको क्या नहीं समझ में आया। ठीक है भाई, जितने भी आपकी अगर इसमें से कोई चीज, इस टॉपिक से कोई चीज ना आई हो तो उसमें जो है आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के टॉपिक से अगर इसमें जो अभी तक मैंने पढ़ाया कोई चीज आपका ना समझ में आया हो तो आप इसमें से पूछ सकते हैं। ठीक है, बताइए भैया, बताओ भैया तुमको क्या नहीं समझ में आ रहा है। चश्मा लगा लिए हो स्टाइल से, इमोजी लगाने से उससे स्टाइल से कोई थोड़ी बन जाता है यार, दिमाग तेज होना चाहिए। ठीक है, तो जतिन कह रहे हैं कि सब अच्छे से समझ में आ रहा है, आप लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है भाई, चलिए प्रेम कह रहे हैं कि बैटरी वाले टॉपिक में ये था, तो भैया उसको देख लो, चेक कर लो। ठीक है, क्या था क्या नहीं था। विकास कुमार कह रहे हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। एस्पिरेंट्स वरुण कह रहे हैं सब अच्छे से समझ में आ रहा है। गौरव कुमार शर्मा कह रहे हैं कि सब समझ में आ रहा है। ठीक है। और एक तो पता नहीं कौन काला झंडा उंडा दिखा रहा है विरोध करने के लिए। रोहित खटाना कह रहे हैं कि सब समझ में आ रहा है। और बताइए भैया क्या नहीं समझ में आ रहा है। अगर ये बेवकूफ़ी करोगे कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर वही कहूंगा, या तो बालक तुम मंदबुद्धि हो या तो तुम समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है इस टॉपिक में से तो वो आप पूछो स्पेसिफिक करके कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, तब मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा तुमको। अब कह दो कि समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, भाई अभी जितना आपको पढ़ाया मैं 30-40 मिनट में कुछ नहीं समझ में आया, तो इसका मतलब दोस्त मंदबुद्धि हो, तैयारी व्यारी बंद कर दो। कोई मतलब नहीं है पढ़ाई वढ़ाई करने का, आज के कंपटीशन में नहीं आप टिक पाओगे। ठीक है, अगर कोई टॉपिक, कोई चीज जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, कोई स्पेसिफिक चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है भाई, मतलब सब ऊपर से जा रहा है, तो इसका मतलब भैया आप मंदबुद्धि हैं, या तो आप और मेहनत करिए या तो तैयारी बंद कर दीजिए। ठीक है, चलिए। और बाकी मैं ये कह रहा हूं कि कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप वो स्पेसिफाई करके पूछे कि भाई ये पॉइंट, ये टॉपिक हमको नहीं समझ में आया, आप इसको बताइए, फिर से समझाइए, तब तो मैं बता पाऊंगा। अब तुम बस ये लिखोगे कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या बताऊंगा तुमको। ठीक है, चलिए। अब देखिए ये अगला जो है, अगला कदम क्या है, इसके लिए आपका शुरुआत की गई राष्ट्रीय परिवेशीय शोर निगरानी नेटवर्क। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेशनल एम्बियंट नॉइस मॉनिटरिंग नेटवर्क। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है NANMN। ठीक है, नेशनल एम्बियंट नॉइस मॉनिटरिंग नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, कहेगा एन मतलब ध्वनि प्रदूषण के संबंध में। ठीक है, आपका जो NANMN, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है,
तो आप क्या कहोगे भाई, राष्ट्रीय परिवेशी शोर निगरानी नेटवर्क, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल एम्बिएंट नॉइस मॉनिटरिंग नेटवर्क। ठीक है, देखिए स्वस्थ जीवन के लिए ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तो आपसे कहेगा कि भैया जो ये जो आपका ये नेशनल एम्बिएंट नॉइस मॉनिटरिंग नेटवर्क है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, किसके द्वारा की गई, तो आप कहोगे इसकी स्थापना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से क्या द्वारा की गई। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किसकी स्थापना की गई, नेशनल एम्बिएंट नॉइस मॉनिटरिंग नेटवर्क की स्थापना की गई। ठीक है, क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए, इसके तहत 7 पहचाने गए शहरों में, इसमें क्या किया गया भाई, जो भी आपके 7 शहर हैं, मतलब सरकार को जहां पे लग रहा था कि भाई नॉइस पोल्यूशन ज्यादा होता है, नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, ज्यादा होता है, उसमें 10 सतत निगरानी स्टेशन स्थापित किए गए हैं। मतलब 7 शहर ऐसे जहां पर लगता है कि भाई नॉइस पोल्यूशन ज्यादा है, वहां पे 10 मॉनिटरिंग नेटवर्क जो है क्या किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। 10 सतत निगरानी नेटवर्क स्थापित किए गए हैं, जिसमें आपका कौन कौन से शहर हैं, जिसमें आपका है, आपका कौन कौन से शहर है भाई, जिसमें आपका मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, लखनऊ, ठीक है, और आपका हैदराबाद शामिल है। तो आप कहोगे NAM जो आपका ये राष्ट्रीय परिवेशी शोर निगरानी नेटवर्क है, कितने शहरों में इसके जो है मॉनिटरिंग नेटवर्क स्थापित किए गए हैं, 7 शहरों में। और उन 7 शहरों में कौन कौन से शहर शामिल हैं, आपका मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, लखनऊ और हैदराबाद आपके क्या है, शामिल है। तो ये जो है क्या थे भाई, ये सरकार के कुछ प्रयास थे। देखिए मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, कौन कौन सा प्रयास है नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए। पहला तो है आपका CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके बाद वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, इसमें जो है वायु प्रदूषण की परिभाषा और शोर क्या है शामिल है। इसके बाद बात करें ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000, इसमें संशोधन कब किया गया भाई, इसमें संशोधन किया गया 2010 में। इसके बाद इसी से संबंधित क्या है भाई, इसी से संबंधित है आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2005। ठीक है, तो इसमें क्या फैसले में कहा गया कि भाई जो है 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के मध्य लाउड स्पीकरों या और भी जो आपके ध्वनि पैदा करने वाले प्रदूषक, मतलब ध्वनि पैदा करने वाले उपकरण हैं, उन पर क्या किया गया भैया, रोक लगाई गई। तो ये चीज है। इसके बाद आपका क्या है भाई, इसके बाद है आपका नेशनल एम्बिएंट नॉइस मॉनिटरिंग नेटवर्क। इसकी स्थापना किसने की गई, मतलब किसके अंतर्गत जो है इसके द्वारा, किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो CPCB द्वारा स्थापित किया गया। इसके तहत क्या किए गए, इसके तहत 7 शहरों में 11 जो है निगरानी नेटवर्क यानी कि मॉनिटरिंग नेटवर्क जो है स्थापित किए गए। वो 7 शहर कौन कौन से हैं भाई, वो 7 शहर है आपका मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, लखनऊ और हैदराबाद। ये सिंपल सा था। बाकी इसके पहले मैंने आपको जो भी आपका स्टैंडर्ड था इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल और शांत क्षेत्र का, वो मैंने आपको बता दिया। कितने अधिक ध्वनि जो है शोर मानी जाएगी, वो मैंने आपको बता दिया। तो इतना ही है भैया इसमें। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या नहीं समझ में आया आपको। ठीक है, चलिए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अब बात करते हैं वायु प्रदूषण की। ठीक है, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको नहीं बताया था। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार के प्रयास क्या है, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार के प्रयास क्या है। ठीक है, तो जैसा कि है, सबसे पहले तो भाई प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। इसके बाद वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग, वैकल्पिक ईंधन प्रयोग का मतलब ये वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार के प्रयास हैं। पहला है भैया कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, जिससे क्या हो, जिससे हर वाहन पर ये निगरानी रखी जा सके कि वो कितना उत्सर्जन कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई, इससे वायु प्रदूषण को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। इसके बाद वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग, जो वैकल्पिक ईंधन में जैसे आपका क्या हो गया भाई, वैकल्पिक ईंधन में क्या हो गया, जैसे कि आपका CNG हो गया। CNG के प्रयोग से क्या होता है भैया, जो उत्सर्जन है वो 75% तक क्या होता है, कम होता है। तो वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग में क्या हो गया, CNG हो गया। इसके बाद आपका क्या हो गया भैया, इसके बाद आपका इथेनॉल का प्रयोग हो गया। ठीक है, वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग में यानी कि CNG,
एंड ईवी, ईवी को बढ़ावा देना, ठीक है, ईवी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्लास में आपको ईवी की ही लूंगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ठीक है। तो उसमें आपको ईवी को बढ़ावा देने के लिए जो भी योजनाएं चलाई गई, जैसे कि आपका ईवी को बढ़ावा देने के लिए आपका आ गई, सबसे पहले क्या आ गई भाई, सबसे पहले आ गई आपकी फेम योजना, फेम योजना, ठीक है। इसके अलावा PLI स्कीम, ठीक है, PLI स्कीम। इसके अलावा गो इलेक्ट्रिक अभियान, इसके अलावा क्या है भाई, गो इलेक्ट्रिक अभियान, ठीक है। तो ये सारे अभियान जो है ईवी को बढ़ावा देने के लिए क्या किए गए, चलाए गए। और वैकल्पिक ईंधन मिला, जीवाश्म ईंधन, सबसे ज्यादा जो प्रदूषण होता है वो जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल होता है। हुई है भैया राकेश भैया, CNG के ऊपर क्लास हुई है, आप देखेंगे तो सब दिखेगा, नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो फेम योजना, PLI स्कीम, गो इलेक्ट्रिक अभियान, CNG एंड EV को बढ़ावा देना, तो जिससे क्या हो, प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। अगला है इथेनॉल का प्रयोग। तो इथेनॉल का प्रयोग क्या है भैया, आप देखो आजकल अभी कोई वाहन लेने जाओ तो उसमें E20 भी लिखा रहता है, मतलब उसका जो इंजन है उसमें गैसोलीन प्लस 20% इथेनॉल मिलाकर आप क्या कर सकते हो, चला सकते हो। जिससे क्या होती है भैया, जिससे जैसे जैव ईंधन राष्ट्रीय नीति 2018 में, यहां पर आप लिखो जैव ईंधन, जैव ईंधन राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय नीति 2018 में इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल आपूर्ति 2025-26 तक पेट्रोल में, पेट्रोल में 20% 20% मिश्रण का लक्ष्य, लक्ष्य रखा गया है, रखा गया है, ठीक है। मतलब जब ईंधन राष्ट्रीय नीति 2018 में इथेनॉल आपूर्ति 2025-26 तक पेट्रोल में, मतलब पेट्रोल में हम 20% तक इथेनॉल मिश्रित कर दें, ये लक्ष्य कब तक का रखा गया है भाई, ये आपका रखा गया है 20%, ये लक्ष्य आपका 2025-26 तक रखा गया है। इससे क्या फायदा होगा भाई, तो इथेनॉल के प्रयोग से आपका उत्सर्जन, उत्सर्जन यानी कि जो इमिशन है, जो हानिकारक गैसों का इमिशन है, इमिशन, उत्सर्जन एवं खर्च कम होगा, यानी कि जो इसमें आपका पैसा भी कम लगेगा और जो इमिशन है वो क्या होगा भैया, वो भी कम होगा, ठीक है। हाँ भाई, सबकी जब नेक्स्ट क्लास में EV के कराऊंगा तो सबको आपको इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद बात करें व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी भैया 2023 में, व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी कब आई, 2023 में, ठीक है। और 15 वर्ष से, 15 वर्ष से अधिक पुराने, अधिक पुराने वाहनों को क्या करना भैया, स्क्रैप कर देना, स्क्रैप कर देना। किसके आधार पर, फिटनेस के आधार पर, ठीक है। नहीं तो आप कहोगे हमारा तो वाहन है 20 साल पुराना है, चल रहा है, मतलब एक उसमें ये भी रखा गया कि फिटनेस उसकी अगर सही है तो चला सकते हो, फिटनेस के आधार पर, ठीक है। तो भाई जब पुराने वाहनों को, जब पुराने वाहनों को क्या किया जाएगा भैया, हटाया जाएगा, तो उससे क्या होगा भाई, उससे आपका जो है प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। इसके अलावा B6 इंजन, B6 इंजन आया गया, तो आपको इसके बारे में पता है कि भाई B6 इंजन में जो अच्छा कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया गया, जो क्या है अधिक हानिकारक गैसों को कम हानिकारक गैसों में बदल देता है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हो। यातायात की पब्लिक व्यवस्था, यातायात की वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था का मतलब क्या है भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मेट्रो, मतलब जहां जिस, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है क्या करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करना, मोटिवेट करना, जिससे क्या हो भाई, इमिशन क्या हो, कम से कम हो, इमिशन क्या हो, कम से कम हो, ठीक है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है, इतनी चीजें। अब आइए कुछ प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं और उसके बाद हम लोग अपने इस सेशन को खत्म कर रहे होंगे, ठीक है भाई।
चलिए, ग्रीन मफलर क्या है? तो जाड़े के दिन में सर्दियों से बचने का उपाय, वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने का उपाय। तो आप क्या बताओगे भाई? जो आपका ग्रीन मफलर है, ये है आपका वृक्षारोपण करके, मतलब कुल मिला के समझो जो ग्रीन मफलर है ये आपका किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। हाँ, निर्मला सीतारमण जी ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा की थी। ठीक है, चलिए अगला है, दिए गए प्रदूषण मानक के संबंध में सही जोड़ा नहीं है। अब ये आपको बताना है कि भैया आपने जो पढ़ा अभी तक आपको कुछ चीजें याद है या नहीं है। आपको ये बताना है भाई कि दिए गए प्रदूषण मानक के संबंध में सही जोड़ा कौन सा नहीं है। तो उद्योग क्षेत्र 75 डेसिबल, भाई बिल्कुल सही है। वाणिज्यिक क्षेत्र 65 डेसिबल हो सकता है। आवासीय क्षेत्र 55 यानी कि रेसिडेंशियल एरिया जो है 55 डेसिबल आपका हो सकता है। लेकिन शांत क्षेत्र में 60 डेसिबल का शोर नहीं हो सकता। अभी आपने देखा था ना, जब मैंने आपको ये चारों मानक लिखाए थे, याद करने का आपको एक तरीका बताया था। नहीं याद होगा तो पीछे जाके देखिएगा। ठीक है, तो शांत क्षेत्र में क्या होता है भाई? शांत क्षेत्र में 60 डेसिबल आपका नहीं होता। तो ये जोड़ा जो है क्या है भाई? ये जोड़ा बिल्कुल जो है सही नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत सिंपल कि ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? भाई ध्वनि तीव्रता मापो चाहे ध्वनि प्रदूषण मापो, तो इसको मापने की इकाई क्या है? डेसिबल पर सेंटीमीटर नहीं, इसकी जो इकाई है वो क्या है भाई? वो है आपका डेसिबल। तो ध्वनि प्रदूषण को जो मापने की इकाई है वो क्या है? वो है आपका डेसिबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ध्वनि प्रदूषण नहीं माना जाएगा। बताओ भाई कौन सा ध्वनि प्रदूषण नहीं माना जाएगा? इन चारों ऑप्शन में से अगर मैं आपसे कहूं कि भाई बताओ कौन सा इसमें ध्वनि प्रदूषण नहीं माना जाएगा? 102 डीबी, 77 डीबी, 60 डीबी या 89 डीबी? तो इसीलिए मैंने 70 से 80 वाला भी एक ऑप्शन शामिल कर दिया। नहीं तो आप एकदम एग्जैक्ट अगर 80 रट लोगे तो कहोगे यार ये तो इसमें से कोई, इसमें से जो है 77 भी हो जाएगा नॉइस पोल्यूशन नहीं। तो सबसे कम देखो जो 60 का है भाई, ये क्या है? ये किसी भी तरह का नॉइस पोल्यूशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है भारत में आवासीय क्षेत्रों में दिन का शोर मानक क्या है? बताइए भाई। और दिल्ली पुलिस ड्राइवर की परीक्षा में यहां से प्रश्न डायरेक्ट पिछली परीक्षा में आया था, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। तो इसलिए आपको जो है इस पर कहीं क्या करना है भैया? विशेष रूप से फोकस करना है। तो भारत में आवासीय क्षेत्र यानी कि जो आपका रेसिडेंशियल एरिया है उसमें दिन का मानक क्या है आपको बताना है। बताइए भाई, बताओ यार, इतना तो अब याद कर लिए होगे कि नहीं याद किए होगे इतना भी? शांत क्षेत्र नहीं पूछ रहा है भाई, शांत क्षेत्र नहीं पूछ रहा है। आप यहाँ पे ध्यान से पढ़िए। आवासीय क्षेत्र के बाद, रेसिडेंशियल एरिया के बाद आपका आ रहा था भैया शांत क्षेत्र। रेसिडेंशियल एरिया और शांत क्षेत्र में कंफ्यूज तो नहीं हो भाई। ठीक है, तो पहले क्या था? सबसे पहले औद्योगिक, फिर कॉम यानी कि इंडस्ट्रियल, फिर कॉमर्शियल, फिर रेसिडेंशियल, फिर आपका जो है शांत क्षेत्र यानी कि क्वाइट जोन आप जिसको बोलते हो। तो इसमें आवासीय क्षेत्र का पूछा है। क्या पूछा है भैया? आवासीय क्षेत्र का। तो आवासीय क्षेत्र का दिन का मानक पूछा है। तो दिन का मानक क्या हो जाएगा भैया? दिन का मानक हो जाएगा आपका 55 डीबी। क्या हो जाएगा? 55 डीबी। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका ध्वनि प्रदूषण जुर्माना किसके द्वारा लगाया जाता है? बताइए भाई। तो ध्वनि प्रदूषण पर जो जुर्माना होता है वो सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जो है लगाया जाता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा लगाया जाता है। अगला है इससे अधिक ध्वनि होने पर उसे ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा। तो भाई 0, 40, 60 ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है ना। तो 60, 0, 40 है। तो 75 डीबी से अगर अधिक ध्वनि है तो उसे क्या माना जाएगा? ध्वनि प्रदूषण जो है आपका माना जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग के लिए सूचना है दोस्त, इस संडे को जो है, नेक्स्ट संडे है मतलब कल सैटरडे है, कल तो नहीं, संडे को आपकी क्लास चलेगी। संडे को आपकी जो क्लास है वो आपकी चलेगी, मतलब शेड्यूल हो जाएगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी अब कोई ऐसी समस्या ना आ जाए कि क्लास ना चल पाए, मतलब पहले से बता दे रहा हूँ संडे को आपकी क्लास जो है चलेगी आपकी। और 22 अप्रैल को मैं क्लास नहीं लूंगा। ठीक है, 22 अप्रैल को मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं आपको एक क्लास संडे की जो है पहले ही करा दूंगा। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा समझिएगा चीज़ों को। ठीक है भाई, तो आज के सेशन में इतना ही।
बाकी संडे को जब अगर आपकी क्लास होगी आप देख लिया करो, आप समझदार व्यक्ति हो। ऐसा नहीं है कि मतलब आप एकदम गए गुजरे हो, बेवकूफ आदमी हो। मतलब सारा एप्लीकेशन इतने दिन से आप यूज कर रहे होगे, देख लो एप्लीकेशन में अगर क्लास चली हो, अगर लगी है तो चलेगी, ठीक है, नहीं लगी है तो नहीं चलेगी, सिंपल सा प्रोसेस है। दूसरा क्या है, जैसे कल क्लास नहीं हो पाई, तो अगर आपको क्लास उसमें नहीं दिख रही है इसका मतलब कल क्लास नहीं हुई है। अब लड़के लोट पुट जा रहे हैं कि बताओ कल क्लास हुई है नहीं हुई है, क्लास हुई है नहीं हुई है। भाई अगर क्लास हुई होती तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दिख जाती, क्लास नहीं हुई है इसका मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा समझदारी वाली चीजें हैं, बाकी 90% बच्चे समझदार ही हैं जो पुराने हैं। बाकी जो थोड़ा सा भी नए तैयारी में जुटे हैं उनके अंदर नई जिज्ञासाएं हैं, नई अपेक्षाएं हैं, उनको मैं समझ सकता हूँ। तो आज के सेशन में भैया इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टाइमिंग यही रहेगा भैया क्लास का।